प्रश्न संख्या एक क्या कहती है? प्रश्न संख्या एक कहती है अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है? चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले कहा, मान लेते हैं वो संख्या x है, माना कि वह संख्या बराबर है x। उसके बाद जो इन्होंने बोल रखा वो चीजें हम करके दिखाएंगे। यहाँ पे बस एक छोटी सी बात लिख देंगे, प्रश्नानुसार। इसका मतलब है जो प्रश्न ने कह रखा है उसके अनुसार चलने पर कहा है अगर किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 गुणा करने पर, इस संख्या है इसमें से 1/2 को घटाने पर घटा दिया भाई 1/2। अब ये जो आया इस परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर कर दिया गुणा, हमको प्राप्त होता है 1/8। तो वह संख्या बताओ क्या है? बस अब जैसे हमने प्रश्न वाले 2.1 में इनको हल किया था ऐसे ही करना है। ये बायां पद बन गया, ये दायां पद बन गया। अब इनको हम धीरे धीरे से कर लेंगे सोल्व। देखते हैं, ये इसके साथ भाग में है, उधर जाके गुणा में हो जाएगा। तो आ जाएगा x घटा 1/2 बराबर है 1/8 गुणा 2, 2 1 2 और 2 चौक 8। ये बन गया x घटा 1/2 बराबर है 1/4 के। ये इधर घटा का है, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा जमा का। तो x बराबर है 1/4 जमा 1/2। अब ये दोनों जमा में है, इन दोनों का लेंगे हम एलसीएम। 4 और 2 का एलसीएम जिसको लघुत्तम समापवर्तक बोला जाता है। देख लेते हैं कैसे ले लेते हैं। 4 और 2 है, ये 2 के पहाड़े में आ रहे हैं, ये 2 से गया, ये 1 से, फिर 2 से जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। तो एलसीएम जो होगा लघुत्तम समापवर्तक वो हो जाएगा 2 गुणा 2, मतलब वो हो गया 4। इन दोनों का एलसीएम आ गया 4। तो मैं लिखूंगा x बराबर है 4। ये तो यहाँ पे सेम एक जैसा ही है, तो यहाँ पे 1, ये 2 है और ये 4 है। कितनी कसर है? 2 की कसर है, तो 2 से गुणा कर देंगे ऊपर और नीचे, तो ये बन जाएगा 2 और ये तो 4 बन ही गया। तो x की वैल्यू आ गई हमारी, x का मान जो कि है वो आ गया 3/4। तो वो संख्या जिसमें से 1/2 घटाने पर 1/2 गुणा करने पर 1/8 आएगा वो है 3/4। तो आसान था, ज्यादा कुछ करना नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले। चलो हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। पहले देख लेते हैं कि प्रश्न संख्या 2 कहता क्या है। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि एक आयताकार स्विमिंग पूल है, लिख रखा है तरणताल। पता है हिंदी में स्विमिंग पूल को कहते हैं तरणताल। एक आयताकार तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलो, तो यहाँ पे इसकी जो है लंबाई है उसकी चौड़ाई की उसमें दे रखी है, तो हम इसमें लंबाई को मानेंगे या चौड़ाई को? इसने बोला कि उसकी लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से कम या ज्यादा है, तो हम इसमें चौड़ाई को मानेंगे। तो लिखेंगे माना तरणताल की चौड़ाई बराबर है x मीटर। हमने तरणताल की चौड़ाई मान ली x मीटर, अब हम उसकी लिखेंगे लंबाई। तो तरणताल की लंबाई बराबर है, उसने बोल रखा है कि उसकी लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 2 अधिक है। पहले चौड़ाई का 2 गुना, तो 2 गुना 2x हो गया, से 2 अधिक है लंबाई, तो इसमें जोड़ देंगे 2x जमा 2 मीटर। अब प्रश्नानुसार जो कि प्रश्न में बोल रखा है, कह रखा है कि इसका जो ये तरणताल है इसका परिमाप दे रखा है 154 मीटर। तो हम लिखेंगे तरणताल का परिमाप बराबर है 154 मीटर। अब तरणताल का परिमाप क्या होता है? तरणताल का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई बराबर है 154। अब लंबाई और चौड़ाई की जो मान है वो हम यहाँ से लिख लेंगे। चौड़ाई x है और लंबाई 2x जमा 2 है, तो 2 गुना लंबाई है 2x जमा 2, फिर से जमा, और ये x बराबर है 154।
अब पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं, अंदर वालों को। 2 गुणा 2x जमा 2 जमा x, ये हो गया 3x जमा 2। हमने पहले जोड़ा क्यों, गुणा क्यों नहीं किया? कुछ भी कर सकते हैं, पहले गुणा भी कर सकते हैं, लेकिन फिर वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इसलिए हमने इनको पहले जोड़ दिया। बराबर है 154। अब ये 2 इधर गुणा में, इधर आके भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x जमा 2 बराबर है 154/2। 2 7 और 7, 3x जमा 2 बराबर है 77, क्योंकि 2 7 14, फिर एक बचेगा वो इधर आएगा 4 के पास, और फिर से 2 7 14, तो ये आएगा 77। 154 को जब हम 2 से भाग देंगे, अब 3x जमा 2 77 है। अब यहाँ से इधर जमा कर इधर जाके घटा का हो जाएगा, तो ये हो गया 3x बराबर है 77 घटा 2, 3x बराबर है 75, और x का जो मान है वो आएगा 75/3। यहाँ पे कर लेते हैं, तो x का मान है 75/3, x बराबर है 75/3। 75 को 3 से भाग दे लेते हैं, 3 दूनी 6, 1 बचा, यहाँ से 5 को उतारा तो 3 5 पे गया 15, तो ये आ गया 25। तो x का मान आ गया 25 मीटर। इसका मतलब है कि तरणताल की चौड़ाई आ गई। अब इसकी लंबाई भी निकाल देते हैं, पहले लिख देते हैं तरणताल की चौड़ाई बराबर है 25 मीटर। अब तरणताल की लंबाई लिख देते हैं, तरणताल की लंबाई बराबर है 2 गुणा x था, x की जगह 25 है, 25 जमा 2, 25 दूनी 50 जमा 2, 52 मीटर। तो दोनों चीजें आ गई, उसकी चौड़ाई भी और उसकी लंबाई भी, ये ही दोनों चीजें हमको ज्ञात करनी थी। चलो भैया, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3। पहले पढ़ लेते हैं कि प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 3 कहती है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज, वही समद्विबाहु त्रिभुज हमको पता है क्या होता है, इस तरह से होता है एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर होती हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है, ये दे दिया 4/3 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। और इसका परिमाप है 4 से ही 2/5, इसका परिमाप दे दिया 4 से ही 2/5। पहले हम इस 4 से ही 2/15 है, 5 है, तो ये हो जाएगा 4 गुणा 15 जमा 2/15, 60 जमा 2/15, तो ये परिमाप आ गया 62/15 सेंटीमीटर। चलो अब आगे देख लेते हैं क्या करता है। तो उसकी 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं, माना कि समद्विबाहु त्रिभुज, माना कि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर वाली भुजा बराबर है x सेंटीमीटर। बस अब लिख देंगे हम प्रश्नानुसार। अब समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं x है और प्रश्नानुसार प्रश्न ने क्या रखा, उसका परिमाप दे रखा है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप वो दे रखा है 4 से ही 2/15, या फिर हम लिख देंगे इसको 62/15। चलो, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप हमको पता होता है, क्या होता है कि 2 बराबर वाली भुजाओं, तीनों भुजाओं का योग होता है किसी भी त्रिभुज का परिमाप। तो पहली भुजा ये वाली, दूसरी भुजा ये वाली क्योंकि दोनों बराबर हैं, और तीसरा ये आधार 4/3 62/15। अब x और x को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x,
4/3 बराबर है 62/15। ये जमा का है, ये इधर आके हो जाएगा घटा का। फिर से हम इनका लेंगे लघुत्तम समापवर्तक, देख लेते हैं। ये है 3 और ये है 15। 3 के पाड़े में जा रहा है, 3 पंजे 15, ये फिर 5 से जा रहा है। तो इनका एलसीएम कह लो या लघुत्तम समापवर्तक कह लो, लैसे भी बोलते हैं, वो आ गया 3 गुणा 5 15। तो 2x बराबर है, ये तो आ गया 15, ये तो सेम ही रहेगा 62। अभी इसको 5 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, 20। तो 2x बराबर है 62 में से 20 घटाएंगे तो आएगा 42, 42/15। अब ये x इधर गुणा में है, इधर ये 2x के गुणा में है, इधर जाके हो जाएगा भाग में। तो x बराबर है 42/15 गुणा 1/2, भाग दे दिया, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो x का मान आ गया 21/15। 21 और 15 आप कट रहे हैं ये 3 से, तो 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। x का मान आ गया 7/5। यहाँ पे कर देते हैं इसको। तो x बराबर है 7/5। हम लिख देंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर वाली भुजाएं बराबर है 7/5। समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर वाली भुजाएं बराबर हैं 7/5 सेंटीमीटर। बस हमको यही याद करना था कि उसकी ये दोनों भुजाएं बताओ, तो ये आ गई 7/5 और 7/5। चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 के अनुसार दो संख्याओं का योग 95 है 95। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देख लेते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं, माना छोटी संख्या बराबर है x मान लो, p मान लो, q मान लो, p मान लेते हैं। तो बड़ी संख्या बड़ी है तो p जमा 15, क्योंकि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार छोटी संख्या जमा बड़ी संख्या। पिचानवे दोनों का योग। छोटी संख्या है p, बड़ी संख्या है p जमा 15 बराबर 95। ये p और p 2p जमा 15 बराबर 95। 2p बराबर है 95 घटा 15। 2p बराबर है 5 में से 5 गए 0, 9 में से गया और 8। p बराबर है, ये गुणा का था, इधर आके हो जाएगा भाग का। p बराबर है 40। तो हम लिखेंगे छोटी संख्या बराबर 40 और बड़ी संख्या बराबर है, छोटी संख्या बराबर है 40 और बड़ी संख्या बराबर है 40 जमा 15, जो कि हो जाएगा 55। इसी के साथ हमारा प्रश्न संख्या 4 होती है समाप्त। तो अब देखते हैं प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है। 5 दो संख्याएं, उनका अनुपात है 5:3 और क्या रखा है, इन दोनों संख्याओं का अंतर 18 है। तो संख्याएं रख लीजिए, आसान कर लेते हैं। माना एक संख्या बराबर है, देखो अनुपात दे रखा है 5 अनुपात कितना है 3 है। तो हमको एक संख्या माननी है 5x और दूसरी संख्या, तो हम लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर है 3x, क्योंकि दोनों में अनुपात है और अनुपात हमेशा एक जैसा रहता है। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या रखा है कि दोनों संख्याओं का अंतर। अब ये बताओ 3x घटा 5x लिखूं या 5x घटा 3x। तो ये तो नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि 5x इसका मतलब बड़ी है,
और छोटी में से बड़ी घटाएंगे तो माइनस का आएगा, जो कि है नहीं, तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। तो प्रश्नानुसार लिख रखा है कि एक संख्या में से दूसरी संख्या का अंतर, दोनों का अंतर लिख देते हैं, दोनों का अंतर बराबर है 18। अंतर 18 है, दोनों का अंतर तो 5x घटा 3x और 3x घटा 5x, दोनों में ही दोनों का अंतर है। लेकिन ये हमको करना है कि हम पहले वाला लेंगे या दूसरे वाला लेंगे, तो हम लेंगे दूसरे वाला। तो 5x घटा 3x बराबर है 18, 5 में से 3 गया 2x बराबर है 18, x बराबर है 18/2, क्योंकि गुणा में से भाग में आ जाएगा, ये दोनों घट जाएंगे x वाले, x बराबर है 2 × 18 9। तो हम लिख देंगे कि एक संख्या बराबर है 5 × 9 45, और दूसरी संख्या बराबर है 3 × 9 27। आगे दोनों संख्याएं, एक 45 और एक 27। अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या, तो अब बढ़ते हैं हम अपनी अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 6, जिसमें कह रखा है कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पहली बात, पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं जो 0 से शुरू हो, 0 1 2 3 4 ऐसे चलते ही जाए, और 3 लगातार पूर्णांकों का योग दे दिया, तो बोल देते हैं हम -1 -2 भी आता है, इसी में सारे आते हैं। माना कि प्रथम पूर्णांक बराबर है x। प्रथम पूर्णांक हमने मान लिया x है। अब लगातार बोला है, मान लो मैंने 1 बोल दिया, 1 लगातार में, उसके बाद अगले वाला कितना आएगा? 1 के बाद तो 2 ही आएगा ना, इसका मतलब 1 में 1 जुड़ गया। ऐसे ही मैंने बोल दिया कि 2 के बाद लगातार 3 आएगा, इसका मतलब 2 में 1 जुड़ गया। तो 3 लगातार है, तो दूसरे वाला द्वितीय लिख दो या दूसरा ही लिख लेते हैं। द्वितीय पूर्णांक बराबर है x जमा 1, और तीसरे वाला कितना होगा? तृतीय पूर्णांक बराबर है x जमा 2। तो ये लगातार हो गया ना, x जमा 1 और x जमा 2। अब इन तीनों का योग 51 दे रखा है, हम लिखेंगे प्रश्नानुसार x जमा 1 जमा x जमा 2 बराबर 51। x और x टोटल 3x हो गए जुड़ के, तो 3x जमा 2 और 1 3 बराबर 51। 3x बराबर 51 घटा 3, 3x बराबर 51 में से 3 जाएंगे तो 48, x बराबर है 48 ही गुणा में ही धरा के भाग में, x बराबर है 3 से 48 को भाग देते हैं, 3 एकम 3 घटा 1 8 6 18, तो आ गया 16। तो वो लगातार, तो यहाँ से x की वैल्यू 16 आ गई, मतलब ये तो आ गया 16, ये 17 और ये आ जाएगा 18। ठीक है, तो हम लिख देंगे, तो अतः 3 लगातार पूर्णांक बराबर है 16 17 और 18। इसी के साथ हमारा प्रश्न संख्या 6 होती है समाप्त। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या के, प्रश्न संख्या 7। तो प्रश्न संख्या 7 कहती है कि 8 के 3 गुणजों का योग 888 है, तो गुणज ज्ञात कीजिए। तो 8 के 3 गुणजों, वो भी लगातार वाले। मान लो हमने 1 को 8 माना, 1 को मान लिया हमने 8, तो अगला जो है ना वो 16 होना चाहिए, और उससे अगला होना चाहिए 24, इस तरह के होने चाहिए। अगर हम यहाँ पे 8 की जगह 1 को x मान लेते हैं, तो अगला क्या होगा? ये 8 है, हमने 8 की जगह 16 माना था, तो अगला होगा x जमा 8। अगर ये x जमा 8 है, तो इससे अगले वाला क्या होगा? तो इससे अगले वाला होगा x जमा 8 जमा 8, तो वो बन जाएगा x जमा 16। ये आएंगे x, जो 8 के 3 लगातार गुणज है, x जमा 8 और x जमा 16। चलो अब हम देख लेते हैं प्रश्न यहाँ पे बोर्ड के ऊपर। माना 8
का प्रथम गुणज बराबर है x। 8 का प्रथम गुणज मान लिया x है, तो दूसरे वाला कितना होगा? तो हम लिखेंगे द्वितीय गुणज बराबर है x जमा 8, और तीसरे वाला तृतीय गुणज बराबर है x जमा 16। इन्होंने कहा कि इन तीनों का जो योग है वो 888 है, तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार x जमा 8 जमा x जमा 16 बराबर है 888। x और x कुल मिला के होगी 3x जमा 16 और 8 24 बराबर है 888। ये बायां पद हो गया, ये दायां पद हो गया। अब यहाँ से इसमें ये जमा का इधर जाके घटा का हो जाएगा, तो 3x बराबर है 888 घटा 24। 3x बराबर है 8 में से 4 गई 4 और 8 में से 2 गई 6, 864। x बराबर है 8 6 4 बटे 3। 3 से 864 को भाग दे देंगे। 3 दूनी 6, 2 आया, इस 6 को नीचे उतारा, 24, फिर से 2 आया, 6 में से 4 के 2, ये 0, इस 4 को नीचे उतारा, फिर से 8 पे गया, 24। तो ये 3 और ये जाएगा 2 8 8 पे। तो x की जो मान आया वो आया 288। तो हम लिखेंगे 8 के 3 गुणज, अतः 8 के 3 लगातार गुणज बराबर है 288। 288 में जब हम 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 296, और जब 296 में भी हम 8 जोड़ेंगे तो 304। ये हो गया 8 के 3 गुणज, जिनका योग हो जाएगा कुल मिला के 888। इसी के साथ हमारा प्रश्न संख्या 7 हो जाती है समाप्त। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 8। तो वही अब देखते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 क्या कहती है? प्रश्न संख्या 8 के अनुसार 3 लगातार पूर्णांकों का को क्रम से 2 3 और 4 से गुणा करने पर उनका योग होता है, योगफल 74 प्राप्त होता है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो इन्होंने क्या रखा वो हम कर लेते हैं। पहले तो पूर्णांक लेने हैं। माना 3 लगातार पूर्णांक क्रमशः बराबर है, एक को मान लिया x, अगले वाला x जमा 1, अगले वाला x जमा 2, ये आ गए 3 लगातार पूर्णांक। चलो अब जो प्रश्न में क्या रखा उसके अनुसार चलते हैं। तो प्रश्नानुसार, तो भाई अब इनको जैसे जैसे प्रश्न में बोल रखा वैसे वैसे करने पर सबसे पहले वाले को 2 से गुणा करना है, तो 2 गुणा x जमा दूसरे वाले को 3 से, 3 गुणा x जमा 1 जमा सबसे आखिर वाले को 4 से गुणा करने पर 4 गुणा x जमा 2 बराबर है, इन सब का योगफल जो आएगा वो आएगा 74। 2 को x से गुणा करेंगे 2x जमा 3 को करेंगे सबसे पहले इस x से फिर 1 से, तो 3x जमा 3, जमा का निशान ये वाला, फिर 4 को करेंगे एक बार x से एक बार 2 से, तो 4x जमा 8 बराबर है 74। अब इन सबको हम जोड़ लेंगे x वालों को पहले, तो ये आ जाएगा 2 3 5 और 4 9x जमा 8 और 3 11 बराबर 74। 9x बराबर है 74 घटा 11, 4 में से 1 गया 3, 7 में से 1 गया 6, 9x बराबर है x बराबर है 63 बटे 9, 9 7, तो x बराबर आ गया 7। तो x की वैल्यू 7 आ गई, ये आ गया 7, ये 8 और ये 9। वैसे हम यहाँ पे लिख देंगे कि 3 लगातार पूर्णांक क्रमशः है, 3 लगातार पूर्णांक क्रमशः है 7 8 तथा 9। चलो
इसके साथ हमारा प्रश्न संख्या 8 होती है समाप्त। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 9। तो वही प्रश्न संख्या 9 कहती है कि राहुल और हारून की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है, ठीक है, और उनके 4 साल बाद उनकी आयु का योग जो है वो हो जाएगा 56 वर्ष। तो बताइए कि उनकी आयु कितनी है। चलो मान लेते हैं, माना राहुल की वर्तमान आयु बराबर है 5x वर्ष, क्योंकि अनुपात में दे रखी थी 5:7 में थी, तो ये 5x बन जाएगी और ये 7x। हारून की वर्तमान आयु बराबर है 7x वर्ष। अब 4 साल बाद क्या होगा, इसकी आयु और बढ़ जाएगी ना, ये और बड़ा होता जाएगा, इसकी भी आयु और बढ़ जाएगी क्योंकि ये भी और बड़ा होता जाएगा। चलो, तो 4 साल बाद राहुल की आयु बराबर है 5x + 4 वर्ष। फिर से 4 साल बाद हारून की आयु बराबर है 7x + 4 वर्ष। अब देख लेते हैं प्रश्नानुसार जो इन्होंने कह रखा कि इन दोनों की आयु का योगफल 56 वर्ष है। तो प्रश्नानुसार ये वाला और ये वाला, तो 5x + 4 जमा 7x + 4 बराबर है 56। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे, x वाले को x वाले के साथ, इसको इसके साथ, तो 7 और 5 12x जमा 4 और 4 8 बराबर है 56। 12x बराबर है 56, ये जमा करके हो जाएगा घटा का, 12x बराबर है 56 में से 8 गए तो 48। x बराबर है, ये इधर गुणा का इधर आके हो जाएगा भाग का, 48/12। तो 12 × 12, 12 × 24, 12 × 30 36, 12 × 4 48, आ गया 4। तो x बराबर है 4, x की वैल्यू आ गई 4। और राहुल की और हारून के निकाल देंगे, यहीं लिख देते हैं, नहीं यहाँ लिख देते हैं, चलो जगह बची हुई है उसका इस्तेमाल कर लिया जाए। तो राहुल की वर्तमान आयु बराबर है 5 × 4 20 वर्ष। हारून की वर्तमान आयु बराबर है 7 × 4 28 वर्ष। यही ज्ञात करना था राहुल की और हारून की। चलो इसी के साथ प्रश्न संख्या 9 होती है समाप्त। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 10। तो अभी हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 पहले देख लेते हैं कि क्या कहती है। प्रश्न संख्या 10 के अनुसार किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कुल विद्यार्थी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले उन्होंने दिया कि अनुपात 7:5 है, तो हम लिखेंगे कि माना बालकों की संख्या को 7x और बालिकाओं की संख्या को 5x, क्योंकि ये दोनों अनुपात में एक दूसरे के, इसलिए ये 7x और ये 5x। अब प्रश्न अनुसार वो कहता है कि 7x जो कि बालक हैं वो बालिकाओं से 8 अधिक है। अगर मैं या तो यहाँ से 8 कम कर दूं तो 5x के बराबर आएगा, या यहाँ पे मैं 8 जोड़ दूं तो ये 7x के बराबर आएगा। हमको दोनों को बराबरी पर रखना होता है। तो 7x बराबर है 5x जमा 8। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये बायां पद है, ये दायां पद है, यहाँ से 5x को उठाएंगे, जमा का इधर आके घटा का हो जाएगा। 7x घटा 5x 2x आएगा, 8 वहां ऐसे का ऐसा ही है। 2x बराबर है 8। अब 8 यहाँ 2 गुना में है, यहाँ पे जाएगा भाग, तो ये हो जाएगा 8/2 जो कि आएगा 4। x बराबर है 4, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। अब हम x की वैल्यू एक बार यहाँ पे रखेंगे और ये एक बार यहाँ पे, तो बालकों की संख्या आ जाएगी 7 × 4 7 × 28। बालकों की संख्या आ गई 28। ऐसे ही बालिकाओं की संख्या आ जाएगी 5 × 4 20 और कुल विद्यार्थी आ जाएंगे बालकों की संख्या जमा बालिकाओं की संख्या 28 जमा 20 कुल मिला के 48। तो कुल विद्यार्थी 48 है उस कक्षा में। चलो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 11।
चलो देख लेते हैं प्रश्न संख्या 11। पहले देख लेते हैं कि प्रश्न संख्या 11 क्या कहती है। प्रश्न संख्या 11 के अनुसार बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यदि तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो सबकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो बोर्ड पे देख लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं बाईचुंग के पिता की आयु। हम मान लेते हैं बाईचुंग के माना की लिख लेते हैं। माना की बाईचुंग के पिता की आयु बराबर है x वर्ष। बाईचुंग के पिता की आयु हमने मान ली x वर्ष। तो हम बताएंगे कि बाईचुंग की आयु कितनी होगी। बाईचुंग की आयु बराबर है उसके पिता की आयु से वह 29 वर्ष छोटा है, मतलब उसके पिता उससे 29 वर्ष बड़े हैं, तो इसकी आयु हो जाएगी x माइनस 29 वर्ष। अब बाईचुंग के पिता यानी कि बाईचुंग के पिता के पिता यानी कि बाईचुंग के दादा, बाईचुंग के दादा की आयु बराबर है क्या है, उसके पिता की आयु से 26 वर्ष ज्यादा है, 26 वर्ष अधिक है, तो उनकी आयु हो जाएगी x जमा 26 वर्ष। कि बाईचुंग के पिता अपने बाईचुंग के दादा से 26 वर्ष छोटे हैं। अब प्रश्न अनुसार क्या कहता है कि इन तीनों की आयु का योग जो है वो है 135 वर्ष। तो x जमा x घटा 29 जमा x जमा 26 बराबर है 135। चलो ये x और ये x 3x, ये घटा का 29 जमा का 26, ये रहेगा घटा का 3 135। 3x बराबर 135, ये घटा था इधर जाके जमा हो जाएगा जमा 3x बराबर है 138। तो x बराबर है 138 बटे 3 से इसको भाग कर देंगे या भाग करके दिखा देते हैं। 3 को 138 से जब भाग देंगे तो 3 6 18 होता है, 3 चौक 12 घटा 1 और ये 8 3 6 18, तो यहाँ कटने के बाद आएगा 46। तो x की वैल्यू आ जाएगी 46 वर्ष। इसका मतलब बाईचुंग के पिता की आयु, अब सबकी आयु हमारे पास आ गई है, एक बार यहाँ पे सबकी आयु लिख देते हैं। बाईचुंग के पिता की आयु बराबर है 46 वर्ष। बाईचुंग की आयु बराबर है 46 माइनस 29 17 वर्ष। बाईचुंग के दादा की आयु बराबर है 46 और ये कितना था 26 जोड़ देंगे जमा 26 72 वर्ष। तो तीनों की आयु आ गई है भाई 46 72 और 17। चलो इसी के साथ हमारा प्रश्न संख्या 11 होती है समाप्त। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कहती है कि रवि की 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी, तो उसकी आयु निकालिए क्या। चलो भाई रवि के निकालते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि रवि की वर्तमान आयु बराबर है x वर्ष। भाई रवि की वर्तमान आयु मान ली x वर्ष। 15 वर्ष बाद 15 वर्ष बाद रवि की आयु, भाई 15 वर्ष बाद रवि की आयु हो जाएगी कितनी x जमा 15 वर्ष, क्योंकि वो और बड़ा हो जाएगा। चलो तो 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी। प्रश्नानुसार 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी आयु की 4 गुनी हो जाएगी। मतलब क्या है कि x जमा 15 बराबर है 4x, ये उसकी वर्तमान आयु थी, उसकी 4 गुनी हो जाएगी जब वो 15 वर्ष और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। चलो अब इसको थोड़ा सा और हल कर लेते हैं।
x जमा 15 बराबर 4x। ये x जमा का इधर आके घटा का हो जाएगा, तो 15 बराबर है 4x घटा x जो कि हो जाएगा 3x। 15 बराबर है 3x और x का जो मान आएगा वो आएगा 15/3। x का मान आएगा 5। इसका मतलब रवि की वर्तमान आयु क्या है? 5 वर्ष लिख देंगे। अतः रवि की वर्तमान आयु बराबर है 5 वर्ष। इसी के साथ प्रश्न संख्या 12 होती है समाप्त। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। तो भैया अब देखते हैं प्रश्न संख्या 13 को। तो प्रश्न संख्या 13 क्या कहती है? प्रश्न संख्या 13 के अनुसार किसी संख्या को 5/2 से गुणा करके उसमें 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। चलो देख लेते हैं एक बार इस प्रश्न को। मान लेते हैं कि वो संख्या x है। माना कि वह संख्या बराबर है x। अब क्या करेंगे? प्रश्नानुसार इस संख्या को 5/2 से गुणा करने पर, तो 5/2 गुणा x और इसमें 2/3 जोड़ने पर हमको प्राप्त होता है -7/12। बन गई एक पूरी की पूरी, पूरा का पूरा समीकरण बना दिया हमने कि उस संख्या को 5/2 से गुणा करने पर 2/3 उसमें जोड़ने पर हमको -7/12 प्राप्त होता है। अब इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। तो 5x/2 बराबर है, ये जमा का 2/3 था तो घटा का हो जाएगा, घटा 7/12 घटा 2/3। 12 और 3 और 12 का एलसीएम लेंगे तो 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 4 1 और 1 4 गुणा 3 12 आ गया एलसीएम 12। तो 5x/2 बराबर है 12 घटा 7 था, ये तो 12 था इसलिए घटा 7। देखते हैं यहाँ पे 3 है, इसको 12 लाना तो इसको हम 4 से गुणा करेंगे ऊपर और नीचे, तो ये हो जाएगा 4 गुणा 8 घटा 8 और ये 12 तो ये लिख ही रखा है इसमें देखें। तो 5x/2 बराबर है 8 और 7 होता है 15 घटा का 15/12। ये x जो है, अब यहाँ से x का मान निकालेंगे। x बराबर है, ये दो भाग में है उधर जाके गुणा में हो जाएगा, घटा 15/12 गुणा 2 और ये गुणा में है तो वो भाग में आ जाएगा /5। तो 2 से कट गया, 2 6 पे गया और 5 से कट गया 3 पे गया। अब 3 और 6 बच गई। x बराबर है घटा 3/6, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। x बराबर घटा 1/2। तो हम लिख देंगे कि वह संख्या है, अतः वह संख्या बराबर है घटा 1/2। चलो इसी के साथ हमारा प्रश्न संख्या 13 होता है समाप्त। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 14। देखते हैं प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 क्या कहती है? सबसे पहले मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। तो लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपए, 50 रुपए और 10 रुपए वाले नोट है। तो उसके पास कितने रुपए के हैं? 100, 50 और 10। ठीक है, चलो मान लिया हमने। उनकी संख्या क्रम से 2, 3 और 5 है, तो कुल नोट उनके पास 2, 3 और 5 इस अनुपात में भी, ये नोट इस अनुपात में कि 100 वाला 2 के में है, 3 वाला 50 के में और 5 वाला 10 के अनुपात में है। ठीक है, चलो। और उनका कुल मूल्य है 4 लाख। ठीक है, तो ये कह रखे हैं उसके पास कितने कितने नोट है कुल मिला के, टोटल नोट बताने उनके पास कितने हैं। देख लेते हैं एक बार प्रश्न। चलो मान लेते हैं कि 100 रुपए के नोट बराबर है, माना कि 100 के नोट बराबर है 2x, क्योंकि ये अनुपात में है और वो x के साथ ही माना जाएगा। 100 रुपए के नोट आ गए 2x, तो 50 रुपए के 50 के नोट कितने आएंगे? 3x। इसी तरह से 10 के नोट कितने आएंगे? 5x। अब प्रश्न अनुसार क्या कहते हैं? ये कहा कि इतने नोट है इसके पास, मान लो 100 रुपए के टोटल नोट इतने हैं। उसने कहा हमारे बैंक में कुल इतने रुपए पड़े हैं, वही कुल। अब ये इतने रुपए आए कहां से?
ये नीचे आए होंगे ना, 100 का नोट है, 50 का है, 10 का, इन सबको जोड़ के कुल रुपए कितने हैं हमारे पास। मान लो उसके पास 100 रुपए के 2 नोट है, अगर 100 रुपए के 2 नोट है तो कुल कितने रुपए होंगे, 200 रुपए। ऐसे ही मान लेते हैं 50 रुपए के भी 2 नोट है, तो 50 के 2 फिर से 100 रुपए, तो 200 और 100 300, और 10 रुपए का एक नोट है और 310, कुल मिला के कितने हो गए 310 रुपए। इसी प्रकार से यहाँ पे दे रखा है कि उसके पास कुल इतने रुपए हैं भाई, और ये इसके नोट है, तो उसके कुल मान बताओ कितना होगा, कि कुल कितने नोट है, कि 100 के कितने नोट है, 50 के कितने और 10 के कितने हैं, देख लेते हैं। तो प्रश्न के अनुसार अब 100 रुपए के इतने नोट हैं, तो कितने वैल्यू होगी इनकी। मैंने बोला कि 100 रुपए के 2 नोट हैं, तो कुल कितने कितने वैल्यू होगी, कितने रुपए होगी, कुल 200 रुपए हो जाते हैं। ऐसे ही 100 रुपए के 2x नोट है, तो कुल कितनी वैल्यू होगी, तो ये हो जाएगी 100 गुणा में 2x। ये तो है 100 रुपए के नोट, जिनके पास 100 रुपए के नोट है। अब ऐसे ही 50 रुपए के नोट की बात करते हैं कि 50 रुपए के 3x नोट है, तो 50 के हो गए 3x, और ऐसे ही 10 के हो गए 5x, और इन सब को जोड़ देंगे तो उसके बैंक में जितने रुपए हैं वो आ गए इतने। अब इनको थोड़ा सा कर लेते हैं हल। 100 गुणा 2 200x, 5 के 150x, 50x, 200 और 50 और 50 100, 200 200, कुल मिला के ये हो जाएगा, देख लेते हैं 200 150 और 50, 0 5 और 5 10, 0 2 3 4 400, तो 400x बराबर है 4 1 2 3 4 5, x बराबर है 4 बटे 400, 2 जीरो से 2 जीरो कर दी, 4 से 4, तो x की वैल्यू आ गई 1 1 2 3। तो अब मान लेते हैं 100 रुपए के नोट कितने होंगे, अतः 100 के नोट बराबर है 2 गुणा 1000, 2000 नोट तो भी 100 रुपए के हैं। ऐसे ही 50 के नोट 3 गुणा में 1000, तो 3000 नोट है 50 के, और 10 के नोट तो 5 गुणा 1000, तो 5000 है। तो इस प्रकार से उसके पास 100 रुपए के आ गए 2000 नोट, 50 रुपए के आ गए 3000 नोट, और 10 रुपए के आ गए 5000 नोट। अगर इन सारे नोटों की इनकी वैल्यू से हम गुणा कर देते हैं तो इसके पास कुल मिला के 4 लाख रुपए आ जाते हैं। अब तो आसान क्वेश्चन था, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है। इसी के साथ ये क्वेश्चन होता है यहाँ पे समाप्त। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 15। चलो अब देखते हैं प्रश्न संख्या 15 क्या कहती है। प्रश्न संख्या 15 के अनुसार मेरे पास 300 रुपए हैं, 1 रुपए 2 रुपए और 5 रुपए वाले सिक्के हैं, उनको मिला के कुल मेरे पास 300 रुपए हैं। चलो लिख लेते हैं। मेरे पास देखो भाई 1 रुपया है, 2 है और 5 है, और कुल जो है कुल रुपए जो है वो है 300 रुपए। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। उन्होंने कहा कि 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है, और कुल सिक्के 160 हैं। तो बताओ मेरे पास कितने कितने सिक्के हैं। चलो पहले मान लेते हैं जो दे रखा है, तो जो इसमें गिवन है वो हम मान लेंगे, उसके अनुसार हम करते रहेंगे। सबसे पहले हम 5 वाले मान लेते हैं। माना कि रुपए 5 वाले सिक्के बराबर है x, ये x हो गई। तो 2 रुपए वाले को परसेंट में कह रखा कि इसके 3 गुणे हैं, तो रुपए 2 वाले सिक्के बराबर आ गए 3x। अब रह गया रुपए 1, तो रुपए 1 वाले सिक्के बराबर है, देखो भाई उसने कहा कि ये तो है, और कुल सिक्के जो है ना वह 160 है। जैसे कि इसने कहा कि इसके पास 2 रुपए हैं, इसके पास 4 रुपए हैं, और कुल इनके पास 10 रुपए हैं। तो इसके पास 2 है, इसके पास 4 है, इसके पास कितने हो जाएंगे 6, और ये 10 में से 6 गए 4, तो इसके पास 4 आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से ये होगा कि 1 रुपए वाले सिक्के कितने हो जाएंगे, कुल सिक्के हैं 160, 160 में से मैं घटा दूंगा किसके, 2 रुपए वाले और 5 रुपए वाले, तो 2 रुपए वाले 3x और 5 रुपए वाले x हैं। ये बन गया 160 घटा 4x।
तो ये आ गए 1 रुपए वाले सिक्के। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्नानुसार। उसने कहा कि 5 रुपए वाले सिक्के हैं, x है, तो 5 रुपए वाले सिक्के x है तो कितनी वैल्यू होगी इनकी, यानी कि कुल वैल्यू होगी 5x जमा 2 रुपए वाले 3x हैं तो 2 गुना 3x जमा 1 रुपए वाले हैं 160 घटा 4x और कुल रुपए है मेरे पास 300। इन तीनों को इसको तीनों को जोड़ के हमारे पास 300 रुपए हैं कुल। चलो इसको थोड़ा और हल कर लेते हैं। 5x जमा 3 दूनी 6x जमा 160 घटा 4x बराबर है 300। अब 6 और 5 11x घटा 4x 300 घटा 160, 11 में से 4 गई 7x, 300 में से 160 जाएंगे घटा देते हैं, वैसे 140 आएगा। 0 में से 0 गया 0, 1 हासिल दिया, 10 में से 6 गई 4 और 2 में से गया 1, 140। तो x का मान आएगा 140 बटे 7, x का मान आएगा 7 तो 20। तो x का मान 20, इसका मतलब है 5 रुपए वाले सिक्के कितने आगे सब लिख देते हैं। 2 रुपए 5 वाले सिक्के बराबर है 20 रुपए 2 वाले सिक्के रुपए 2 वाले सिक्के बराबर है 3 गुना 20 60 और रुपए 1 वाले सिक्के बराबर है 160 घटा 4 गुना 20, तो ये हो गया 160 घटा 80 और ये आ जाएंगे 80। तो हमारे पास तीनों के तीनों आ चुके हैं, 5 वाले भी 2 वाले भी और 1 वाले भी। आसान था। कहो तो एक बार फिर बता देते हैं। तो पहले हमने 5 रुपए वाले सिक्के x मान ली, 2 रुपए वाले 3x मान ली, क्योंकि उन्होंने बोला था कि 2 रुपए वाले 5 रुपए वालों से 3 गुना ज्यादा है। कुल सिक्के उन्होंने बता दिया था कि 160 है, तो तीसरे नंबर के जो 1 रुपए वाले सिक्के थे वो आ जाएंगे कुल में से, जो इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे, बच जाएंगे 1 रुपए वाले। अब उन्होंने कहा इन तीनों की वैल्यू जो है कुल रुपए 300 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी। 5 रुपए वाले मान लो 2 सिक्के हैं तो 10 रुपए हो जाएंगे, ऐसे ही 5 रुपए वाले x सिक्के हैं तो 5x रुपए हो जाएंगे, ऐसे ही 2 गुना 3x और 1 गुना 60, 160 गुना 4x। अब इनको थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे जो हमने अभी तक करते आए, इन सबको हल करने के बाद हमारे पास सबकी एक एक वैल्यू हो जाएगी। आसान था, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं थी। अब इस एक्सरसाइज के आखिरी प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 16, उसको देखिए। तो अभी आखिरी प्रश्न है प्रश्नावली का, देखते हैं इस प्रश्न को क्या कहता है। सबसे पहले प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपए, वही विजेता को दिए जाएंगे 100 रुपए। ओके, ठीक है। और उसको छोड़कर जितने भी प्रतिभागी हैं, प्रतिभागी विजेता को छोड़कर जितने भी प्रतिभागी हैं उनको दिए जाएंगे 25 रुपए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि पुरस्कार में कुल 3000 रुपए बांटे गए हैं और कुल 63 प्रतिभागी थे, कुल प्रतिभागी मतलब ये वाला भी और ये वाला भी, इन दोनों को जोड़ के कुल थे 63। ठीक है, और विजेता को जितने भी है टोटल जितने भी रुपए विजेता हो या प्रतिभागी हो, कुल मिलाकर उन्होंने 3000 रुपए बांटे हैं। तो ये बताओ कि विजेता को कितनी संख्या है, कितने विजेता हैं, देख लेते हैं। हम सबसे पहले मान लेते हैं कि प्रतिभागी कितने हैं, x। माना कि प्रतिभागी बराबर है x, तो विजेता कितने होंगे, विजेता होंगे कुल में से प्रतिभागी को घटा देंगे, विजेता आ जाएंगे क्योंकि दोनों को जोड़ तो विजेता है 63 घटा x। ठीक है, चलो, और हमको यही पता लगाना है कि कितने विजेता है। प्रश्नानुसार विजेता को तो मिले हैं 100 रुपए, तो विजेता को मिले हैं 100 रुपए, 100 गुना में 63 घटा x जमा प्रतिभागी को मिले 25 रुपए, 25 गुना में x, और कुल रुपए उन्होंने बांटे हैं 3000 रुपए। अब इसको इससे गुणा कर देते हैं, 6300 100x 25x बराबर है 3000। अब ये 6300 है, ये दर्जा की घटा का हो जाएगा, ये घटा का 100 है और जमा का 25 है, तो घटा का 100 जमा का 25, तो इसमें 5 के 5 9 में से 2 7, घटा का 75, ये आ गया घटा का 75x बराबर है।
ये 3000 है, ये घटा का 6300 है, तो ये बन गया घटा का 75। x बराबर है घटा का 3300, घटा से तो घटा कट गया, x का मान आ जाएगा, x बराबर आए 3300 बटे 75। अब इसको इससे भाग दे देते हैं। तो से ये वैसे कट रहा है, इसको काट देते 3 से। जैसे ही 3 से काटेंगे बचेगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 जीरो। नीचे वाले को काटेंगे 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अभी आ गया 25। अब 25 से इसको काट देंगे, 25 से इसको भाग ही दे देते हैं। 25 से 1 1 2 जीरो को भाग, 25 चौक 100, घटा कितना बचा 10, 1 जीरो वहां से उतारी, फिर से 25 चौक 100, तो ये आ जाएगा 44। तो x की वैल्यू आ गई 44। लेकिन हमको क्या निकालने विजेता, तो हम लिखेंगे अतः विजेता बराबर है 63 घटा 44 बराबर है 19। ये आ गया हमारा आंसर। आसान था, ज्यादा मुश्किल नहीं था। इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 2.2 होती है यहाँ पे समाप्त। ठीक है, चलो अगली प्रश्नावली के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और निरंतर वीडियो को, चैनल को कर ले सब्सक्राइब, निरंतर वीडियो को देखते रहें।